दोस्तों जी के नॉलेज 25 में तो आज का विषय है UIDAI और आधार का परिचय। तो इस वीडियो में हम पूरा 50 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, जिसकी पहले भी मैंने तैयारी करा चुके हैं। कई वीडियो में मैंने तैयारी कराई हुई है, तो इसका आज हम मॉक टेस्ट लेंगे जो कि पूरे मेन एग्ज़ाम के जैसा ही होगा। तो आपको बस उसके आंसर कमेंट करने हैं और बाद में मिलाना है कि मेरे कितने सवाल के जवाब सही आए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने UIDAI की स्थापना की थी? तो इसका भारत सरकार ने दी थी या राज्य सरकार ने या रजिस्ट्रार ने या नामांकन एजेंसी में? तो इसका पहला क्वेश्चन है जिसको आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके पास क्वेश्चन है, आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने UIDAI की स्थापना की थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत सरकार ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 को लॉक करते हैं। तो यह विकल्प बिल्कुल हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। UIDAI इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया था? सवाल है, UIDAI इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया था? अगला क्वेश्चन ये है और इसके विकल्प हैं 28 जनवरी 2009, 29 सितंबर 2010, 12 सितंबर 2015 या 12 जुलाई 2016। तो इनमें से जो भी आपका आंसर हो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों एक एक करके हम विकल्पों को चुनते हैं। सबसे पहले इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। 12 जुलाई 2016 को यानी कि UIDAI की वैधानिक प्राधिकरण के रूप में स्थापना हुई थी 12 जुलाई 2016 को। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मॉक टेस्ट में हमेशा ही पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। UID जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो दोस्तों UID मतलब आधार क्रमांक जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? आपके सामने है ऑप्शन 1 चुनाव आयोग, ऑप्शन 2 योजना आयोग, ऑप्शन 3 है इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या ऑप्शन नंबर 4 UIDAI। तो अपना आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताओ। तो दोस्तों यदि बात आती है UID की, तो इसका आंसर क्वेश्चन में ही छुपा है। ऑप्शन नंबर 4 AI और लगा दीजिए, इसका UIDAI हो जाएगा। तो आप अपना कमेंट भी आंसर भी अपना मिलाते जाइए कि आपकी कितनी तैयारी चल रही है। तो हम ऑप्शन नंबर 4 को लॉक करते हैं। तो यह विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर। UIDAI क्यों बनाया गया था? डुप्लीकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिए, मजबूत तकनीक प्रदान करने के लिए और ऐसी पहचान प्रदान करना जिसे एक आसान, लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जाता है। एक और पहचान दस्तावेज बनाने के लिए, एक तथा दो दोनों। इसका जवाब देना है कि UIDAI बनाया क्यों गया था, UIDAI बनाने के कारण क्या हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि 30 प्रश्न ऐसे हैं
जो कि इनमें से कम 25 से ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एग्ज़ाम में आधार का परिचय वगैरह इसमें से 20-25 क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हीं से आपका टेस्ट है। तो इसका आंसर बताएं। इसका उत्तर ऐसी पहचान करना जिसे एक आसान, लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित एवं प्रमाणित किया जा सकता है। तो इसके यह ऑप्शन भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो हम इसका ऑप्शन नंबर 4 सही कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका हम विकल्प 4 चुन लेते हैं कि 1 और 2 दोनों चयनित विकल्प सही उत्तर रहेंगे। अगला प्रश्न है आधार नामांकन अद्यतन विनियम 2016 सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन है हमारा, नोट कीजिए। आधार नामांकन अद्यतन विनियम 2016 सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने 28 जनवरी 2009, 29 सितंबर 2010, 12 जुलाई 2016 या 12 सितंबर 2017 को। जो भी आपका आंसर है कमेंट करें जल्दी से। तो दोस्तों इसका सही जवाब, यदि हम ऑप्शन नंबर 4 को लॉक करते हैं तो क्या यह सही आंसर होगा। तो क्लिक करके देख लेते हैं। तो इसका जवाब 12 सितंबर 2017 ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों आप भी साथ साथ में टेस्ट देते जा रहे हैं, तो आपकी भी तैयारी होती जाएगी। आप भी क्वेश्चन के आंसर अपने हिसाब से देते जाइए ताकि पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। आधार नामांकन अद्यतन प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है। आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया यह पहचान संख्या जारी करने के लिए निवासी की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया है, या पहचान संख्या जारी करने के लिए पैन नंबर, बैंक खाता जैसी वित्तीय जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया, या ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप हमें आंसर जरूर कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 के बारे में कि आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करना के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा जनसांख्यिकीय बायोमेट्रिक की जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया है क्या। तो आधार में हम जनसांख्यिकीय बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करते हैं, ऑप्शन 1 सही है। और ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं तो पहचान संख्या जारी करने के लिए निवासी की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 में निवासी की व्यक्तिगत जानकारी भी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 रिजेक्ट करेंगे। और ऑप्शन नंबर 3 पर भी बात करते हैं तो पहचान संख्या जारी करने के लिए पैन नंबर, पैन कार्ड लगता है कभी आधार में, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब नहीं है। अब बचा हमारा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही जवाब हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करके देख लेते हैं। इसका क्लिक करते ही ये हमारा सही विकल्प रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर आ जाएगा। आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया ही आधार अद्यतन का मतलब होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है आधार सृजन के लिए जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक दोनों के निवासी डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है।
जब कोई आधार सृजन की प्रक्रिया के लिए जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक दोनों के निवासी डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रमाणीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 नामांकन या पहचान या प्रदर्शन। तो ऑप्शन नंबर जो भी आंसर है जल्दी से जल्दी अपना आंसर सिलेक्ट कर लीजिए और हमें कमेंट में डाल दीजिए। इसका जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक दोनों के निवासी डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया को यदि हम नामांकन कहें तो यह जवाब सही हो सकता है, बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन यानी कि नामांकन सही है, इसका जवाब सही है। तो अपने अपने आंसर्स मिलान कर लीजिए, जिसका भी आंसर करेक्ट हो वो हमें बाद में जरूर बताएं कि हमारे 30 में से इतने क्वेश्चन सही हुए हैं या गलत हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नामांकन एजेंसी के द्वारा व्यक्तियों को नामांकन करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्रस्वीकृत या मान्यता प्राप्त कोई संस्था क्या कहलाती है? परिचयकर्ता, नामांकन एजेंसी या रजिस्ट्रार। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको एक उत्तर बताना है। तो अपना जवाब जल्दी से जल्दी सिलेक्ट कर लीजिए कि नामांकन एजेंसी के द्वारा व्यक्तियों को नामांकन करने के उद्देश्य से प्राधिकरण या प्रस्वीकृत या मान्यता प्राप्त कोई संस्था। नामांकन एजेंसी तो हो नहीं सकती है क्योंकि ऑप्शन में ही दिया है नामांकन एजेंसी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 2 डिसमिस करिए। तो मान्यता प्राप्त कोई संस्था है तो वह परिचयकर्ता तो हो नहीं सकता। अब आपके सामने सिर्फ 2 विकल्प दिए गए हैं कि तीसरा और चौथा में से कोई ना कोई आंसर है। तो इसका सही जवाब लगभग ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है, तो इसको लॉक करके देख लेते हैं। तो इसका जवाब भी बिल्कुल सही है कि रजिस्ट्रार ही है जो मान्यता प्राप्त संस्था है कि नामांकन एजेंसी के द्वारा व्यक्तियों को नामांकन करने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त संस्था होती है जो रजिस्ट्रार कहलाती है। और रजिस्ट्रार में जैसे कि बैंक वगैरह आते हैं तो ये सभी रजिस्ट्रार हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था है। वैसा ही प्रश्न है कि व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था परिचयकर्ता है, नामांकन एजेंसी, पर्यवेक्षक या रजिस्ट्रार। तो इसका प्रश्न ही समझना पड़ेगा कि व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त संस्था। तो रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त संस्था परिचयकर्ता तो हो नहीं सकता है, वह संस्था थोड़ी है, वो तो एक परिचयकर्ता व्यक्ति है। और रजिस्ट्रार खुद इसका जवाब हो नहीं सकता है। तो आपके पास बचे शेष 2 स्टेप यानी 2 ऑप्शन। तो नामांकन एजेंसी हो नहीं सकती है, तो पर्यवेक्षक ऑपरेटर में से इसको सिलेक्ट करके देखते हैं या सही है या गलत हो सकता है। तो जान लेते हैं, इसका जवाब गलत है कि पर्यवेक्षक और ऑपरेटर ये संस्था नहीं है। अब अगला रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था, तो इसका जवाब नामांकन एजेंसी सिलेक्ट करके देखते हैं। तो यह बिल्कुल सही जवाब है जो कि हमारा आंसर है कि नामांकन एजेंसी नामांकित करने के उद्देश्य से व्यक्तियों को रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था होती है, नामांकन एजेंसी कहलाती है। एनरोलमेंट एजेंसी के नाम से जानते हैं EA। तो सत्यापन करता, प्रमाणन करता अगला क्वेश्चन है जिसमें कि आपको सभी ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन देना है, तो कोई ना कोई गलत हो ही जाता है। तो आप अपनी काउंट करते जाइए कि हमारी कितनी तैयारी है, कितने ऑप्शन सही आते जा रहे हैं।
तो ध्यान से देखते जाइए और जवाब करते जाइए। तो अगला क्वेश्चन है, सत्यापनकर्ता प्रमाणनकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए किसके द्वारा नियुक्त होता है? जो कि ऑब्जर्वर होता है, सत्यापनकर्ता यानी वेरीफायर होता है। वो नामांकन केंद्र पर दस्तावेज के सत्यापन के लिए किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑपरेटर के, परिचयकर्ता, रजिस्ट्रार या नामांकन एजेंसी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आंसर 1 है, तो आप हमें कमेंट करें। तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की ऑपरेटर। ऑपरेटर इसका जवाब हो सकता है क्या? सत्यापन के लिए द्वारा नियुक्त है, तो सत्यापन करता है। ऑपरेटर करता है क्या सत्यापन? तो इसका जवाब क्लिक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, परिचयकर्ता सत्यापन कर सकता है या रजिस्ट्रार सत्यापन करता है? तो इसका जवाब हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 को क्लिक करके देखते हैं क्या सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 गलत है। तो 4 पर भी बात कर लेते हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सत्यापन करता है, वह किसके अंडर में लगता है? तो वह नामांकन एजेंसी के अंडर में नहीं आता है। अगला विकल्प चुन के देखते हैं कि ऑप्शन क्या रजिस्ट्रार के द्वारा नियुक्त होता है वह व्यक्ति? तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है कि रजिस्ट्रार के द्वारा वह नियुक्त कार्मिक व्यक्ति है जो कि प्रमाणन करता या दस्तावेजों का सत्यापन करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। तो अपने अपने दोस्तों से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना क्वेश्चन भी काउंट करते जाइए और बाद में बताइए कि हमारे कितने आंसर सही आए। तो नामांकन केंद्र या परीक्षा केंद्र या अस्पताल और स्कूल के बारे में बात करेंगे कि वह स्थान है जहां प्रमाणित ऑपरेटर पर्यवेक्षक द्वारा आधार नामांकन अद्यतन का कार्य किया जाता है। नामांकन केंद्र में, परीक्षा केंद्र में या अस्पताल में या स्कूल में वह स्थान है जहां प्रमाणित ऑपरेटर पर्यवेक्षक द्वारा नामांकन अद्यतन का कार्य किया जाता है। तो अपने अपने जवाब हमें कमेंट में करें। बिल्कुल सरल आंसर है। तो बात करते हैं विकल्पों के बारे में। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है स्कूल। क्या हम स्कूल में आधार कार्ड बना सकते हैं या स्कूल में जाकर आधार कार्ड बनवा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। ऑप्शन 4 ये हमारा गलत हो जाएगा, डिसमिस। अब आता है ऑप्शन नंबर 3। क्या अस्पताल में नामांकन का कार्य किया जाता है? अस्पताल में क्या हमारा आधार सुधर जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। परीक्षा केंद्र है तो क्या हम एग्जाम हॉल में बैठकर आधार कार्ड बना सकते हैं? तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन क्रॉस करते हैं, बचा एक, तो वह हमारा सही जवाब होगा। चयनित विकल्प सही है, तो नामांकन केंद्र इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नामांकन केंद्रों पर नामांकन अद्यतन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित एक प्रमाणित कर्मचारी है। तो बात आती है कर्मचारी की, तो वह ऑपरेटर या नामांकन परिचयकर्ता या नामांकन पर्यवेक्षक हो सकता है। तो नामांकन केंद्रों पर नामांकन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए एजेंसी द्वारा एक प्रमाणित कर्मचारी, ऑपरेटर भी प्रमाणित होता है, पर्यवेक्षक भी प्रमाणित होता है और दोनों ही नामांकन करते हैं। तो इसका ऑप्शन यदि हम 4 लॉक करें तो क्या होगा? चयनित विकल्प बिल्कुल गलत होगा कि नामांकन केंद्रों पर अद्यतन की प्रक्रिया करने के लिए नियोजित एक प्रमाणित व्यक्ति, दोनों नहीं है, एक व्यक्ति होगा। तो नामांकन करने का काम सबसे बड़ा होता है पर्यवेक्षक का, तो पर्यवेक्षक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा? तो चयनित विकल्प सही है, यानी कि नामांकन पर्यवेक्षक ही एक प्रमाणित व्यक्ति है जो नामांकन अद्यतन की प्रक्रिया निष्पादित करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति नामांकन अद्यतन प्रक्रिया का संचालन करते हैं?
तो इनमें से कौन करेगा? UIDAI करेगा, या ऑपरेटर करेगा, या पर्यवेक्षक करेगा, या नामांकन एजेंसी करेगा? तो मैंने तो तीनों ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए, तो इसमें से चौथा आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ गया। इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि नामांकन एजेंसी ही सुनिश्चित करेगी कि कौन व्यक्ति को हमें कहाँ लगाना है, ऑपरेटर बनाना है, पर्यवेक्षक बनाना। तो इसका जवाब नामांकन एजेंसी है। अगला है, ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? जो आप एजेंसी वगैरह पेपर की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं, तो वह किसके द्वारा पूछे जा रहे हैं, या फिर आपका एग्जाम कौन कराएगा? तो इसका जवाब जल्दी से जल्दी कमेंट करो। तो बात करते हैं ऑप्शंस की। क्या परिचयकर्ता आपका एग्जाम ले सकता है? नहीं ले सकता है। नामांकन एजेंसी आपका एग्जाम ले सकती है? तो बिल्कुल नहीं। और बचा ऑप्शन 4, तो उसमें रजिस्ट्रार आपका एग्जाम नहीं लेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बचता है, तो इसको हम अपना आंसर सेलेक्ट करते हैं। तो चयनित विकल्प बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और POA नहीं है। ऑपरेटर, परिचयकर्ता, नामांकन एजेंसी या एजेंसी? तो एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार को प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और POA नहीं है। तो पहचान की पुष्टि करता है जिसके बाद कोई भी प्रूफ ऑफ एड्रेस या फिर आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है, तो उसका वेरीफाई कौन करेगा? परिचय या नामांकन कैसे होगा? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उसका नामांकन करा सकता है? इनमें से आपका जवाब समथिंग ऑप्शन नंबर 2 पर ही जाएगा, क्योंकि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन है, आधार नामांकन अपडेट कौन कर सकता है? ऑपरेटर कर सकता है, या एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तिथि से 12 महीनों में 182 दिन या उससे अधिक अवधि में भारत में रहा हो, या अनिवासी भारतीय अपडेट कर सकता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर 1 है कि ऑपरेटर नामांकन या अपडेट कर सकता है। ऑपरेटर कर सकता है अपडेट, ये लग रहा है कि थोड़ा सा सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, अनिवासी भारतीय नहीं कर सकता है, और इनमें से कोई नहीं भी इसका आंसर नहीं होगा। बचता है ऑप्शन नंबर 2, इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो सकता है। तो हम अपना ऑब्जेक्ट क्लिक करके देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका आंसर है कि नामांकन अपडेट वो व्यक्ति कर सकता है जो 182 दिन या उससे अधिक की अवधि से भारत में रह रहा हो, वह नामांकन अपडेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन पहचान संख्या EID नामांकन के समय निवासियों को आवंटित अंक कितने अंकों की संख्या है? तो EID कितने अंकों की रहती है? तो ये सीधा क्वेश्चन है, EID कितने अंकों की रहती है? ऑप्शन आपके सामने है, तो आंसर अपना सिलेक्ट कीजिए। जब तक मैं आपको बता दूं कि आज हम 30 क्वेश्चन ऐसे लेके आए हैं क्योंकि आपका ही टेस्ट करा रहे हैं, तो आप अपना यूँ समझिए कि एग्ज़ाम ही चल रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर सेलेक्ट करते जाने हैं और काउंट करते जाने हैं। आखिरी में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमने कितने आंसर सही दिए और कितने गलत। तो ऑप्शन है कि EID कितने अंकों की रहती है? 10 की, 12 की, 15 की या 28? तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 4 को सिलेक्ट करके देख लेते हैं यह सही है या नहीं, क्योंकि EID समथिंग 28 अंक की हो सकती है। तो इसका जवाब 28 ही होगा कि 28 अंकों की ही EID होती है। चयनित विकल्प सही है। अपने अपने विकल्प याद रखिए हमेशा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निवासी एक व्यक्ति है
जो आधार नामांकन के आवेदन की तारीख से पहले 12 महीनों में दिन या उससे अधिक अवधि में भारत में रहा हो। तो पिछले भी क्वेश्चन में हम इसका आंसर देख चुके हैं कि कितने दिन या उससे अधिक की अवधि से भारत में रह रहा हो वह व्यक्ति नामांकन अद्यतन कर सकता है। तो इसका सिंपल सा जवाब है 182। अपना अपना कमेंट जरूर याद रखें। तथा यह उत्तर सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निवासी अपनी आधार संबंधी शिकायतों या समस्याओं के लिए निम्नलिखित में से किन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 1947 पर, 2009 108, 140 108। तो इसमें से किन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब 1947 इसका आंसर हो सकता है। ज़रूर करें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका आंसर क्या है। तो 1947 को सिलेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। एक आंसर 1947 हेल्पलाइन किसकी है? आधार की हेल्पलाइन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आधार विशिष्ट है क्योंकि आधार अपने आप में एक विशिष्ट कार्ड है क्योंकि दो निवासियों के पास एक आधार संख्या नहीं होगी। विशिष्ट मान्यता प्राप्त आईडी मिल सकती है। यह दो आधार संख्या का लाभ उठा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो आधार संख्या इसलिए विशिष्ट है क्योंकि सभी के पास एक जैसी आधार संख्या या फिर दो निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या बिल्कुल नहीं हो सकती है। ऑप्शन 1 सिलेक्ट करते हैं, इसका आंसर सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है? बिल्कुल सरल जवाब है। सरल प्रश्न है, जल्दी से जल्दी आंसर बताएं। इसका ऑप्शन पहला कंप्यूटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, बम डिटेक्टर या आइरिस स्कैनर। इसमें से बम डिटेक्टर मुझे अलग दिखाई दे रहा है, तो इसको क्लिक करके देखते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन आधार के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर 1, एक व्यक्ति कई आधार संख्या प्राप्त कर सकता है अगर निवासियों की वित्तीय जानकारी एकत्र करता है। आधार नागरिकता के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम बनाता है। तो ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। पहला ऑप्शन, एक व्यक्ति के पास कितनी आधार संख्या रह सकती है? इसका जवाब है एक व्यक्ति के पास एक ही आधार संख्या रहेगी, दूसरी किसी के पास नहीं हो सकती एक जैसी। ऑप्शन नंबर 1 को क्रॉस करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं कि आधार निवासियों की वित्तीय जानकारी एकत्र करता है। तो आधार अपडेट में आपकी कोई बैंक डिटेल नहीं लेते हैं, तो वह वित्तीय जानकारी बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 भी रिजेक्ट करते हैं। अगला, आधार नागरिकता के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नागरिकता के रूप में आधार का यूज बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 को भी रिजेक्ट करते हैं। तो बचा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही जवाब होगा। सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम बनाना ही आधार का सही विकल्प है, कि सही उत्तर है। आधार से प्रमाणीकरण बहुत जल्दी होता है। निवासी की विशिष्ट पहचान बनाने के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? निवासी का नाम, पता, उंगली के निशान, आँख की पुतली, 2 और 3 दोनों। तो विशिष्ट पहचान का उपयोग यानी कि निवासी का नाम, ऑप्शन नंबर 1 पे बात करते हैं। निवासी का नाम है और पता है, तो नाम और पता किसी भी निवासी का सेम हो सकता है क्योंकि एक से कई नाम के आदमी व्यक्ति हैं, या 2 व्यक्तियों का एक ही नाम है और एक ही एड्रेस भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 रिजेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसके आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसको सिलेक्ट करते हैं, यही हमारा आंसर है। आप भी अपना आंसर कमेंट में काउंट करते जाइए और आखिरी में बताइए कि 30 में से कितनी क्वेश्चन आपके सही रहे और कितनी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है? सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड है। ये सृजन हेतु जनसांख्यिकीय बायोमेट्रिक जानकारी रिकॉर्ड करना, एकत्र करना, या आधार अन्य सभी आईडी को प्रतिस्थापित करेगा, धर्म, भाषा जैसी प्रोफाइलिंग जानकारी एकत्र करेंगे। तो इसमें से आपको बिल्कुल सही जवाब ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट। तो यह विकल्प सही है। ये आधार संख्या सृजन हेतु जनसांख्यिकीय और
बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र और रिकॉर्ड करेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। संख्या निवासी को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है। तो पहले भी हम अपनी वीडियो में बता चुके हैं, क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझा चुके हैं कि इसका आधार सूचित करने का दस्तावेज क्या है। हमने पिछली बार कई वीडियो से मैं आपसे पूछा है। तो आधार पत्र एक ऐसा दस्तावेज होता है जो कि आधार सूचित करने का तरीका हो सकता है। ऑप्शन 1 को क्लिक करके देखते हैं क्या यह सही जवाब है। चयनित विकल्प बिल्कुल सही है। तो इसका जवाब आधार पत्र होगा कि आधार पत्र संख्या निवासी को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है। अगला क्वेश्चन, आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जाएगा, सच है या झूठ है। तो आधार का उपयोग नागरिकता के लिए बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो इसका जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्तों इसी तरह हम और भी 50-50 क्वेश्चनों की वीडियो लाने वाले हैं अगले सेशन में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। आधार उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन अद्यतन की अवधि से 180 दिन के लिए भारत में रह रहे हैं। क्या है ऑप्शन सही है या गलत है। तो 180 दिन के लिए भारत में रह रहे हैं, तो इसका जवाब सही है या झूठ है। इसका ऑप्शन नंबर सही है, सिलेक्ट करके देखते हैं क्या सही आंसर है। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। 180 दिन के लिए भारत में रह रहे हों तो आपको आधार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UIDAI का दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्रमाणीकृत करने के लिए डिजिटल मंच के साथ सशक्त बनाता है। तो आधार के बारे में ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट करते हैं, यह हमारा सही जवाब है। और बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन ये है, आधार 15 अंकों की संख्या है या नहीं है। तो आधार में आप खुद बताइए कि आधार में कितने अंक होते हैं। तो आधार में 12 अंकों की संख्या रहती है, इसलिए यह आंसर, इसका जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा सही जवाब। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे फिर से 30 या 40 क्वेश्चन ऐसे लेकर कि जो कि आपका टेस्ट या फिर आपकी ही परीक्षा लेगा। तो बने रहिए वीडियोस में और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।